हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हायर एजुकेशन की जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हमने 4 क्लासें पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज जो यहां तुम 5वीं क्लास देखने आए हो, पिछली 4 क्लासें आप सभी ने देखी होंगी। इतनी मैं पुराने बच्चों से उम्मीद कर सकता हूं जो पहले से जुड़े हुए हैं। बाकी जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासें देखना बिल्कुल ना भूलें, पुरानी क्लासें जरूर देख लें। क्योंकि जैसा कि बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर आपकी ये सभी फ्री क्लासें हैं, फ्री क्लासें हैं, फ्री क्लासें हैं। यस, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कंप्लीट फ्री कोर्स देने का वादा मैंने किया है। बस तुम्हारे साथ में जो मैंने वो वादा किया है, तुम्हें ईमानदारी के साथ में थोड़ा सा सपोर्ट करना है। वो क्या सपोर्ट करना है? क्लासों को ईमानदारी से अंत तक देखना है, ईमानदारी से नोट्स बनाने हैं, ईमानदारी से हर एक क्लास को अंत तक देखना है। और साथ में थोड़ा सा जो सपोर्ट करना है वो ये करना है, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी है। इतना डिटेल में कंटेंट तुम्हारे सामने यहां पेश कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि फ्री कंटेंट एकदम सीक्वेंस में YouTube पर मिल सकता है या नहीं। जो बच्चे पेड पढ़ रहे हैं वो भी देख रहे होंगे, जिन्होंने नहीं लिया है अपने साथी से जिसने पेड लिया है उससे पूछ सकते हैं कितना डिटेल में पेड वाले भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हवाबाजी नहीं मारनी है, बस शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है। ठीक है, पहली क्लास देख लें, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें पता चल जाएगा कि कितने बेसिक से शुरू किया है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और चौथी यूनिट ये कंप्लीट हो चुकी है। 10 नंबर की यूनिट को शुरू करने का जो मकसद है वो यही है कि जो बड़ी यूनिट है, एक तो बड़ी यूनिट है, ठीक है, दूसरी चीज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है। जब हम एक बड़ी बड़ी यूनिटों से निपट जाएंगे फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी यूनिट है उनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 5वें नंबर का सेशन होने वाला है जिसमें हम वैदिक पीरियड को ही देखेंगे। अभी तक हमारी जो चल रही है वैदिक काल की एजुकेशन ही चल रही है। वैदिक काल की एजुकेशन में भी हमारी जो आज क्लास होगी ना, वो पता है कितनी होगी? चौथे नंबर की क्लास होगी, यानी कि 4 नंबर की क्लास है आज वैदिक में भी। टोटल हायर एजुकेशन की 5वीं नंबर की क्लास है और वैदिक में भी 4 नंबर की क्लास है। और तुम यहीं से पता कर सकते हो कि कितनी डिटेल में क्लासें चल रही हैं, कितने डिटेल में कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज इन एंसेंट इंडिया। उसमें हम तक्षशिला को देखेंगे, नालंदा को देखेंगे, विक्रमशिला को देखेंगे। आज इंपॉर्टेंट 3 यूनिवर्सिटीज को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें, बोलो बोलो, शुरू करें। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एंसेंट टाइम में हमारे एंसेंट इंडिया में होती थी। जैसे कि विक्रमशिला है, पुष्पगिरी है, रतनगिरी है, तक्षशिला है ना, नालंदा है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है, विक्रमपुर यूनिवर्सिटी है, संपुरा यूनिवर्सिटी है, जगदलव यूनिवर्सिटी है और ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी है। ये हमारी मोस्ट 10 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, आज हम इनमें से 3 को जानेंगे, नालंदा को, तक्षशिला को और विक्रमशिला को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके अनुसार ही तो हम आगे पढ़ेंगे ना। पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 की 28 फरवरी वाले एग्जाम में। 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था 2023 शिफ्ट 2, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय बिहार, क्या है जी? विहार है ना, विहारों के साथ संबंध के रूप में विकसित हुए। Which of the following university developed in association with viharas during the ancient period in India? पूछने का मतलब यह है, ये जो नीचे 4 नाम दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो कि हमारे प्राचीन काल का जो भारत था उस समय में यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। ठीक है, तो बताना है। विश्वविद्यालयों जो विहार होते थे, विहार का मतलब है एक मठ,
क्या है? मठ, जहां पर शिक्षा दी जाती है, जहां पर लोग इकट्ठे होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको विहार बोलते हैं। बिहार नहीं, विहार। ठीक है, विहार। ठीक, अब यहां देखते हैं कि कौन कौन से नाम है जो संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि नालंदा है, बिल्कुल है जी। नवदीपपुरी, नवदीप, नवदीप ये नहीं है। ठीक है, ओदंतपुरी ये है, कांची ये भी नहीं है। तो हमारे सामने ए है और सी है, यानी कि कहां जाएगा हमारा? ए और सी, ए और सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। बात समझ में आ गई? अब उस क्वेश्चन का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें कहां कहां है। ठीक है, बात करें अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की, किसकी बच्चा? नालंदा विश्वविद्यालय की, कि नालंदा और ओदंतपुरी दोनों भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय थे जो प्राचीन काल में विहारों के संबंध में विकसित हुए। तक्षशिला विहार नहीं है, पहली बात। तक्षशिला अगर होता तो वो भी विहार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? विहार जो है वो बौद्ध मठ यानी कि मोनास्ट्री थे जो शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जहां विद्वान और छात्र बौद्ध दर्शन, शास्त्र और तर्क, चिकित्सा और ज्ञान, अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न विषयों के अध्ययन में संलग्न होते थे। तक्षशिला अगर इसमें होती ऑप्शन में तो भी तक्षशिला नहीं होती, लेकिन अगर तक्षशिला इसमें होती तो तुम वहां कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि एंशिएंट टाइम में सबसे प्राचीन जो हमारी मानी जाती है यूनिवर्सिटी वो तक्षशिला है। तुम उसको जरूर टिक करते। क्यों करते? क्योंकि तक्षशिला पुरानी है। अब यहां जो पूछा गया है, विश्वविद्यालय तो पूछे गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय भी जो विहारों से संबंधित हैं, विहाराज से संबंधित हैं। विहार का मतलब है बौद्ध मठ, जहां एकत्रित होकर के शिक्षा दी जाती थी। समझ में आ रही है बात? बोलो, समझ में आ रही है ना? तो विहार सारी यूनिवर्सिटियां नहीं थी, विहार वो मठ थे जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म से लोग उसमें संबंधित होते थे। जैसे कि नालंदा है, नालंदा बहुत बड़ा हब रहा है बौद्ध धर्म का। ठीक है, ओदंतपुरी है, यह भी एक हब रहा है बौद्ध धर्म का। समझ में आ गई बात? आगे चलें, बोलो। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं जो दो ऑप्शन है, नवदीप और कांची, इसका क्या अर्थ है, ये क्या है? ठीक है जी, यहां देखो, दूसरी ओर नवदीप और कांची भारत में प्राचीन काल में विहारों से जुड़े हुए विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय है ना, विहार नहीं है। क्या नहीं है? विहारों से संबंधित नहीं है। अब नवदीप क्या है ये भी पता होने चाहिए ना। अब यहां तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, हो सकता है अगले पेपर में तुम्हें नवदीप के बारे में कुछ पूछ ले, वो भी पता होना चाहिए। अभी यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन था उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज को शुरू करेंगे। वर्तमान पश्चिम बंगाल, वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट टाइम में जो वेस्ट बंगाल है, यहां हिंदी में पढ़ने का जो मकसद है, मैं पहली क्लास से ही कहता आ रहा हूं कि जब तक वैदिक पीरियड चल रहा है, जब तक वैदिक पीरियड की एजुकेशन चल रही है, जब तक वैदिक एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, वैदिक काल की शिक्षा पढ़ रहे हैं, तब तक मेरे कहने से, अपने भाई के कहने से, अपने गुरु के कहने से, अपने दोस्त के कहने से, जो भी बेहतर समझो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम कहना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कहने से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्राचीन काल की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वैदिक काल का जो शिक्षा व्यवस्था रही है, उसको हिंदी में पढ़ लेना, चाहे तुम हिंदी मीडियम के हो, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के हो। मान लोगे बात? बोलो। एक दो क्लासें और हैं, एक क्लास में यहां आज यूनिवर्सिटी पढ़ लेंगे, कल की क्लास में और इनको यूनिवर्सिटी को खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम चलेंगे कौन सा? मध्यकालीन शिक्षा पर, मिडिएवल शिक्षा पर, यानी कि जिसमें हम देखेंगे मुगल काल में कैसी शिक्षा रही है ना, मुगल काल में कैसी शिक्षा रही है, उस दौर में क्या क्या शिक्षा के साधन थे, किस तरह की शिक्षा थी, क्या रणनीतियां थी, कैसे उसमें एग्जामिनेशन होते थे, हर तरह की चीजें देखेंगे।
ठीक है, उसके बाद उसको इंग्लिश में मिक्स कर लेंगे, लेकिन जो वैदिक काल है उसको हिंदी में पढ़ लो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग होती है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर ही अभी नवद्वीप के बारे में, कि नवद्वीप जो है, जो प्रेजेंट टाइम में जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, भारत का एक शहर है। वर्तमान पश्चिम बंगाल में भारत का एक शहर है, क्या है? नवद्वीप। कहां है? पश्चिम बंगाल में, जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। नवद्वीप किसके लिए जाना जाता है? तुमसे क्वेश्चन बन सकता है यहां कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए पश्चिम बंगाल में माना जाता है किसको? अब तुम्हें पता नहीं होगा ना, नवद्वीप पहली बार नाम सुन रहे हो, है ना? नवद्वीप नाम पहली बार ही सुन रहे हो, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने यहां पॉइंट भी रखा है। और तुम्हें क्लियर बता दूं, छुपाता मैं कुछ नहीं हूं, मैंने भी पहली बार ही सुना है। जब ये क्वेश्चन देखा था ना, जब ये मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने भी नवद्वीप नाम पहली बार ही सुना था, किसी शहर का, जगह का नाम होगा ये। ठीक है, तो इसलिए यहां मैंने इसको रखा है कि जब यहां एक ऑप्शन में मिक्स करके पूछ लिया है, तो बाद में एनटीए का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले। आजकल तो वैसे भी तुम जान ही रहे हो कि कैसा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है जी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, यानी कि कल्चरल और हिस्टोरिकल, कल्चरल, सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इंपोर्टेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन इसमें विहारों से जुड़ा कोई प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है। इसके अंदर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मठ के, है ना, बौद्ध धर्म से जो मठ होते हैं ना, बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, जो विहार होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। बात करते हैं कांची या फिर कांचीपुरम। कांची या फिर कांचीपुरम, यहां देखो, भारत के वर्तमान तमिलनाडु में एक शहर है। ठीक है जी, समझ में आ गई? जो मध्ययुगीन है, मध्ययुगीन काल के दौरान सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था जी? मध्ययुगीन, एंशिएंट टाइम में नहीं जा रहे हम, मध्ययुगीन काल में, है ना, मध्ययुगीन काल में सीखने का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था, इंपोर्टेंट सेंटर था, हब था। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में इसमें विहारों से जुड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो कांचीपुरम में भी विहारों से जुड़ा हुआ, बौद्ध धर्म के मठों से जुड़ा हुआ कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था। नवद्वीप में भी कोई भी नहीं था। बात करें अगर नालंदा, नालंदा भी एक शहर है जो कि पटना के पास में है। कहां पर है? पटना के पास में, बिहार में है। ठीक है, तो इसमें नालंदा शहर में भी, नालंदा शहर में तो है, नालंदा शहर में नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि विहार से, किससे? विहारों से संबंधित है। ओदंतपुरी शहर में भी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी खुद ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हमने इसका क्या कर लिया है? एनालिसिस कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है, इसके बारे में हमने जान लिया है। आगे देखते हैं, यहां से हम शुरू कर देंगे अपनी यूनिवर्सिटीज को। ठीक है जी, यहां से हम अपनी पहली यूनिवर्सिटी को देखेंगे। ये एक पिक्चर है, एक फोटो है, जो कि हमें दिखाती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो स्वरूप था उसके बारे में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का फोटो है, देख लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, जान लो अच्छे से, पहचान लो अच्छे से, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वो लिख करके दे देगा कि निम्न में से कौन सा चित्र तक्षशिला से संबंधित है। नाम नहीं देगा, चित्र दे देगा, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है फोटो दे दे हैं। जब एनटीए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आत्मकथा है मुर्दहिया करके, क्या है? मुर्दहिया, उसको हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 में, हिंदी साहित्य की 10वीं यूनिट में, 10 यूनिट में मुर्दहिया नाम से एक रचना है ना, एक आत्मकथा है। उसके लिए क्वेश्चन आया था, एनटीए ने पूछा था कि मुर्दहिया में ढोल किसने बजाया था? समझ में आ रही है? और उसमें पूछा था कि मुर्दहिया रचना में, मुर्दहिया आत्मकथा में ढोल किसने बजाया था? अब इतनी बड़ी रचना है, इतने बड़ा है, इतनी बड़ी आत्मकथा है। अब उसमें ये पूछ लिया कि मुर्दहिया में, यानी कि मुर्दहिया जो रचना है, जो आत्मकथा है, उसके अंदर ढोल किसने बजाया था?
अब जब वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है तो अब ये क्यों नहीं पूछ सकता कि भाई फोटो दे दे नीचे कि बताओ कौन सा फोटो कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छे से पहचान लो इसको। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी मजाक भी हो गई है, हंसते रहें, बोलते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला पॉइंट आता है तक्षशिला के बारे में। अब पहली बात तो यही आती है कि तक्षशिला, एक क्वेश्चन आया था हाल ही में कि तक्षशिला, है ना, तक्षशिला मतलब तक्षशिला ऐसा कुछ था कि भारत का कौन सा हिस्सा है, मतलब ऐसा था वो कि तक्षशिला अभी वर्तमान समय में तक्षशिला भारत का हिस्सा है या नहीं, इस तरह से उसमें था स्टेटमेंट में था कि भारत का हिस्सा है। तो क्या था, गलत हो जाता, क्योंकि एंशिएंट भारत का तो है, वर्तमान का नहीं है, उसमें वर्तमान का पूछा था। तो वर्तमान में जो तक्षशिला है वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आती है ना, पाकिस्तान में आती है, गांधार जिले में आती है तक्षशिला, ठीक है। कहां आती है, पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में है, ध्यान रखना, ठीक है जी। यहां देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी गांधार राज्य में स्थापित की गई थी, जो कि विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी थी, पहली यूनिवर्सिटी, विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी भी माना जाता है इसको, ठीक है। इन प्रेजेंट पाकिस्तान में, यानी कि वर्तमान समय में कहां है, पाकिस्तान में है। और इसके अंदर स्टूडेंट कितने थे, इसके अंदर स्टूडेंट 10,500 थे। वर्ल्ड के हर कोने से हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स में आते थे, पूरे विश्व के कोने कोने से इसमें स्टूडेंट्स आते थे। उस समय में भी 10,500 छात्र होना बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। कितनी, 10,500 फिक्स है, ये पूछी जाती है हर जगह, तुम्हें यही मिलेगी, है ना। इसके समय में यानी कि इसका जो भी स्थापना दिन था, है ना, स्थापना के बारे में अलग अलग लोगों के, अलग अलग विद्वानों के मत हैं। जैसे कि रामायण अगर हम देखें, रामायण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसका उल्लेख क्या मिलता है कि भगवान राम के छोटे भाई भरत, उन्होंने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर एक शहर की स्थापना की थी, है ना, उसको तक्ष बोला गया था, और उसी में इसकी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी, तक्षशिला, है ना। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं, क्या कहते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5th सेंचुरी बीसी, है ना, 5th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्रिस्ट। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि 700 यानी कि 7th सेंचुरी बीसी। तो इसका अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो मानी जाती है वो 7th मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है बच्चा, 7th, 700 बीसी, है ना। कितनी मानी जाती है, 700, ठीक है। ज्यादातर विद्वान जो मानते हैं वो 700 बीसी मानते हैं। क्या मानते हैं, 700 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 700 साल पहले इसका क्या हो गया था, स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई। ज्यादातर जो माना जाता है, ज्यादातर विद्वानों ने सर्वविदित बात जो है ना, सर्वविदित बात जो है, पॉपुलर बात कौन सी है, वो यही है, नई शोधों के अनुसार जो पता चला है वो 700 ईसा पूर्व पता चला, 7th सेंचुरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो फील्ड थे, अब इसमें एक चीज और आती है, फेमस किसके लिए है ये, मेडिकल के लिए फेमस है ना। इसमें वेद था, यानी कि वेदों की, इसमें वेदों के सब्जेक्ट थे, यानी कि सब्जेक्ट जो होते हैं ना, सब्जेक्ट, वेद, चारों वेद आते हैं वेदों में, ठीक है। दर्शन, फिलोसॉफी, व्याकरण, ग्रामर, आयुर्वेद, है ना, ऋषि नहीं कृषि, एग्रीकल्चर, शल्य चिकित्सा, हेल्थ, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटी, ठीक है, और धनुर्विद्या, युद्ध शास्त्र, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, संगीत, नृत्य, ये सब क्या थे इसमें, ये सब क्या थे इसमें, सब्जेक्ट थे। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में इसमें शिक्षा मिलती थी। लेकिन ये जो फेमस है, जो तक्षशिला है, वो फेमस है मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए, चिकित्सा में भी आयुर्वेद के लिए। किसके लिए, आयुर्वेद के लिए।
ठीक है बच्चा, आयुर्वेद के लिए फेमस है। समझ में आई बात? आगे चले, बोलो। अब यहां देखो यार, यहां देखो तक्षशिला, पाली यानी कि संस्कृत, पाली है एक भाषा जो बौद्धों की भाषा है पाली, ठीक है। वहां पर तुम्हें तक्षशिला का जो अर्थ मिलेगा वो तक्षशिला, तक्षशिला क्या, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। जो तक्षशिला है वो गांधार राज्य या गांधार देश, उस टाइम पर देश ही बोल देते, गांधार राज्य है, अब तो एक जिला है, वर्तमान में तो जिला है, ठीक है। वहां पर पाकिस्तान का एक जिला है गांधार। तो गांधार में एक शहर था, उसकी गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, है ना, क्या थी, राजधानी, ठीक है। और ये क्या था, शिक्षा का, एजुकेशन का सेंटर भी था, हब भी था, ठीक। पूरे विश्व में, पूरे विश्व से लोग आते थे यहां, और इसमें विश्वविद्यालय, विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से शामिल है। यह है विश्वविद्यालय, क्या है, प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से शामिल है, और यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र है। चाणक्य यहां पर आचार्य थे, और 500 ईस्वी में फाहियान यहां आया था, यानी कि एक चीनी यात्री, चीनी विद्वान फाहियान कहां, तक्षशिला में 405 ईस्वी में यहां आया था। बात समझ में आ रही है? बोलो। बहुत अच्छे से सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं दुख दर्द तकलीफ हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है बच्चा, कमेंट करके जरूर बता देना। अगर कमेंट भी कभी बाई चांस, वैसे तो मैं सारी कमेंट देखता हूं, लेकिन अगर कभी नहीं दिखे तो एक काम करना, टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ तुम्हें वहां मिलती रहेंगी, पीडीएफ तुम्हें वहां मिलती रहेंगी, इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां मिलती रहेंगी, और जो तुम्हारे साथ के स्टूडेंट्स हैं उनसे तुम डिस्कशन कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है वहां पर, कोई प्राइवेसी नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखे कि पढ़ाई से रिलेटेड ही थोड़ी सी बात होनी चाहिए, ठीक है। जो भी कोई डाउट अगर अलग से होगा तो उसको क्लियर करने के लिए मैं भी हूं, बाकी तो आपस में ही तुम क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। वहां लिंक तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक। और साइड में ग्रुप, यहीं चैनल पर ही ज्वाइन बटन आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें कुछ इन सरप्राइजिंग चीजों के लिए, है ना, स्पेशल चीजों के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों से संगम पर है, यानी कि यहां पर 3 मार्ग मिलते हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 3 मार्ग यहां मिलते हैं। एक तो होता है उत्तरापथ, वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड, जो गांधार को मगध से जोड़ता है। उत्तरापथ मतलब जीटी रोड, है ना, जो कि मगध को गांधार से जोड़ता है। किसको? मगध को गांधार से जोड़ता है, ठीक है। दूसरी बात अभी तो उत्तर पश्चिमी मार्ग, एक तो हो गया उत्तरपथ, उत्तर मार्ग, है ना, उत्तर मार्ग हो गया। एक है उत्तर और पश्चिमी मार्ग, वो क्या है, जो कि कापिश और पुष्कलावती आदि से होकर जाता है। कापिश और पुष्कलावती, ठीक है, इनसे होकर जाता है। तीसरा है सिंधु नदी मार्ग, जो कि सिंधु नदी से, यानी कि श्रीनगर, मानसेरा, है ना, और हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक पहुंचता है। सबसे बड़ा यही हो गया, है ना, श्रीनगर से हिंद महासागर तक जा रहा है, तो क्या हो गया, सबसे बड़ा मार्ग यही हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इससे तक्षशिला से मिलते हुए मार्ग हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोलो। आगे चलते हैं, देखो यहां देखो जरा कि भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। ऐसा लगता है कि वैदिक काल की कुछ अंतिम शताब्दियों के पूर्व, जो वैदिक काल की अंतिम शताब्दियां थी, तो वैदिक काल जो माना जाता है ना, वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब तक? 2000 ईसा पूर्व से, कहीं कहीं तुम्हें 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मिलेगा, लेकिन अगर हम भाषाई तौर पर देखें तो वहां पर हमें मिलता है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमें वैदिक काल देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि अंतिम जो शताब्दियां थी, है ना, अंतिम जो शताब्दियां थी, यानी कि 400 तो फिर नीचे आ गए, 600, 700, 800 जो ईसा पूर्व थी वो वाली शताब्दियों में, ठीक है। इसके पूर्व इसकी ख्याति बहुत नहीं हो पाई थी,
इसकी जो ख्याति थी यानी कि प्रसिद्धि थी, जो फेमस था, वो बहुत नहीं हो पाई थी, किंतु बौद्ध युग में तो यह विद्या का सर्वप्रमुख क्षेत्र था। बौद्ध युग में आकर के, है ना, बौद्ध युग में आकर के सर्वप्रमुख क्षेत्र था। आगे चलते हैं, बात करते हैं जी। ठीक है बच्चा, यहां देखो रहा, यहां बात करते हैं प्राचीन संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणकार। व्याकरणकार मतलब जो व्याकरण को लिखते हैं, व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ जो लिखते हैं, व्याकरणकार। ठीक है, जैसे कि कौटिल्य हैं, है ना, कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र और चरक लिखा। ठीक है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक इस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। कौन? कौटिल्य इसमें अध्यापक थे। चाणक्य इससे संबंधित हैं। ठीक है जी, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। पाणिनि इसमें संबंधित हैं, चरक इसमें संबंधित है, कौटिल्य इससे संबंधित है। ठीक है, ये संबंधित कौन है? विद्वान है। अब बात करते हैं नालंदा की। इतने सारे पॉइंट तक्षशिला से बता दिए हैं, अगर तक्षशिला से क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम्हें बता दिए हैं इसमें। बात करते हैं नालंदा की। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका फोटो देख लो जी, इसका फोटो कैसा कहता है ना, क्या क्या कह रहा है देख लो, देख लिया ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी करने के लिए। अब इसके बारे में क्या जानकारी करोगे? ठीक है, देखो जरा यहां, जैसे कि राजा कुमार गुप्त जिनका समय 415 से 455 ईस्वी रहा है ना, जिनका समय 415 से 455 ईस्वी तक रहा है। ये क्या है? ईसा के बाद वाला जो समय चलता है, जो ईस्वी है, सन है, ईसा के जन्म से पहले चलता है क्या? ईसा पूर्व, वो चलता है बीसी, और ये चलता है एसी। ठीक है, बात करते हैं इसमें, देखो तो कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए आरंभ में मठ बनवाया था। मैथ नहीं, मठ, आरंभ में मठ बनवाया था। यहां क्या है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, आरंभ में मठ बनवाया था, मठ, बस एक मठ बनवा दिया था, पूरी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई थी। और इसी मठ के अनुसार ही, इसी मठ के अनुसार कुमार कुमार गुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है। बात समझ में आ गई? किसको? कुमार गुप्त को। ठीक है, बात करते हैं आगे और थोड़ी सी। राजा बुद्धगुप्त, फिर आते हैं राजा, इनके बाद में राजा बुद्धगुप्त आते हैं, जटगाथा आते हैं, बाल आदित्य आते हैं। इन्होंने इमारतों को, जो इसकी बिल्डिंग बन गई थी, मठ की जो बिल्डिंग बनी थी, मठ की जो बिल्डिंग बनी थी ना, तो मठ की बिल्डिंग को क्या किया था? परिवर्धित किया था, उनको बदलाव किया था। ठीक है, और उसका विस्तार किया था, यानी कि और बढ़वाया था, मठ की इमारत को और बढ़वा दिया था, है ना। उसके बाद में राजा हर्ष आते हैं, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, है ना, राजा हर्ष आते हैं, हर्ष, उन्होंने क्या किया था? इसका छठा मठ यानी कि 6 नंबर का जो मठ था, एक पहला मठ, आरंभ का मठ किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है, और छठी शताब्दी यानी कि छठा मठ, छठी शताब्दी नहीं, छठा मठ, और 6 मोनास्ट्री किसने बनवाई है? पहला मठ किसने बनवाया? कुमार गुप्त ने। उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे करते हुए फिर बाद में जो बड़ा नाम आता है ना राजाओं में, हर्षवर्धन का आता है, तो हर्षवर्धन ने इसका छठा मठ बनवाया था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन, हर्ष यानी कि शिलादित्य, राजा हर्षवर्धन को हर्ष भी बोलते हैं, उनका दूसरा नाम शिलादित्य भी है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो शिलादित्य के शासनकाल के दौरान ही चीनी विद्वान हुएनसांग, कौन? हुएनसांग अपनी पढ़ाई के लिए नालंदा आया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? नालंदा आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की हमें ब्रॉड एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या जो हमें मिलती है वो हुएनसांग से ही मिलती है। किससे मिलती है? हुएनसांग से ही मिलती है। यानी कि हुएनसांग ने नालंदा के बारे में जो लिखा है उसी से हमें नालंदा की ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मिलती है। ठीक है, अन्य विदेशी विद्वान जो इसमें आए हैं, आई सिंह आए हैं। क्या? आई सिंह चीनी भिक्षु है। ये कौन थे? चीनी भिक्षु थे। भिक्षु, बौद्धों में जो होते हैं भिक्षु होते हैं, है ना, जैसे कि साधु, संत, ये सब होगा ना, ये बौद्धों में होते हैं भिक्षु। ठीक है, और एक आते हैं लामा तरानाता, जो कि तिब्बती इतिहासकार हैं। कौन है?
इतिहासकार हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। इसके अंदर कितने स्टूडेंट थे जी? 8,500। 8,500। तक्षशिला में कितने थे? 10,500। ठीक है, तो ज्यादा किसमें थे? तक्षशिला में थे। परमानेंट स्टूडेंट थे, स्थायी रूप से रहने वाले, जो कि परमानेंटली वहीं रहते थे। और टीचर कितने थे जी? टीचर थे इसमें 1510 परमानेंट टीचर थे। 1510 परमानेंट टीचर थे जो कि हमेशा रहते थे। नालंदा अपने विचार विमर्श के लिए, स्कूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि नालंदा वाज आल्सो फेमस फॉर इट्स स्कूल्स फॉर डिसीजन। स्कूल्स फॉर डिसीजन, स्कूल्स फॉर डिसीजन, इस पॉइंट के लिए नालंदा अपने यहां फेमस है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? आगे देखें और क्या क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड, आगे देखते हैं। आगे यहां देखते हैं विदेशी छात्र जिन्होंने भारतीय नाम ग्रहण किए। नालंदा में आकर के कुछ विदेशी छात्र थे जिन्होंने नालंदा में आकर के भारतीय नाम ग्रहण किए, या तो खुद उन्होंने लिए या फिर किसी और ने भी उनको नाम दिए। जैसे कि हुआन चाओ हैं। कौन है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुआन चाओ ने भारत में आकर के भारतीय नाम क्या रखा? हुआन चाओ, तो हुआन चाओ ने रखा प्रकाश समति। प्रकाश समति, प्रकाश समति फोटोमीटर इसका अर्थ होता है। प्रकाश समति का मतलब होता है फोटोमीटर। ठीक है, उसके बाद में ताओ सिंह, फिर है ताओ सिंह। ताओ सिंह, ताओ सिंह ने नाम रखा है, क्या नाम जो ग्रहण किया ताओ सिंह ने? चंद्रदेव। क्या? चंद्रदेव बच्चा, चंद्रदेव नाम ग्रहण किया है। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं। ताओ ही ने श्रीदेव नाम रखा है। तो ये फेमस हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुमसे मिलान करने के लिए बोलेगा, एक लाइन एक तरफ दे देगा, मैचिंग वाले आते हैं ना, एक तरफ में ताओ, ताओ सिंह, ताओ ही, हुआन चाओ ये दे देगा, और उधर दूसरी तरफ अपने इनके ऊपर नीचे करके प्रकाशमति और चंद्रदेव, श्रीदेव। अब इनसे कह देगा कि इनको क्रम में लगाओ या इनको मैच करो, तो ऐसे दे सकता है। या डायरेक्टली पूछ लेगा कि हुआन चाओ ने भारत में आकर के भारतीय नाम क्या ग्रहण किया, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, बात करते हैं वाइस चांसलर की, यानी कि वाइस चांसलर या कुलपति अध्यक्ष कौन है? किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या प्रेसिडेंट कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। इनमें देखो समझने का कुछ नहीं है ज्यादातर, इसलिए थोड़ा सा मैं तेजी भी कर रहा हूं, और इसमें सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, ये तुम्हें बार बार रटनी पड़ेंगी। पॉइंट हैं, मैं यहां इनको तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, इधर उधर तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना तुम इधर उधर घूमने में टाइम लगाओगे उतना टाइम तुम इनको रटने में लगा देना बस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी मुहर के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय एक चीज के लिए और प्रसिद्ध था, अपनी खुद की मुहर के लिए, जिस मुहर पर लिखा जाता था, ये वाला श्लोक बहुत पूछा जाता है कि नालंदा अपनी मुहर के लिए प्रसिद्ध था, उसकी मुहर पर लिखा हुआ श्लोक कौन सा है? श्री नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु संघस्य। 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 इसको 10-20 बार रट लो, कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए यहां से तुम्हें इन चीजों को देखने को मिल रहा है। ठीक है जी बच्चा, आगे बढ़े। बोलो, आगे देखते हैं। यहां देखो जरा कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहां है? बिहार में, भारत में स्थित है। इसकी स्थापना, तक्षशिला कहां स्थित है? पाकिस्तान में। नालंदा कहां स्थित है? बिहार में। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और इसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। ठीक है, सबसे पुराने विश्वविद्यालय जितने भी उनमें से एक माना जाता है। जैसे कि अभी टॉप 10 देखे थे हमने, टॉप 10 की लिस्ट में ये भी है। उनमें भी सबसे पहला कौन है? सबसे पहला हमारा तक्षशिला सामने आता है। ठीक है, यह शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि हब था, सेंटर था, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। ठीक है, और इसने भारतीय बौद्ध और अन्य एशियाई बौद्धिक परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसकी? भारतीय बौद्ध और एशियाई बौद्धिक परंपराएं जो हैं,
जो पूरे एशिया में जो बौद्धिक परंपराएं हैं उसको विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? नालंदा। नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी मगध का जो क्षेत्र है जिसको विहार कहते हैं, बिहार में स्थित है। ठीक है जी। नालंदा को भारत में स्नातकोत्तर शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्नत अध्ययन और अनुसंधान यानी कि रिसर्च का सबसे अच्छा केंद्र माना जाता था। किसका? रिसर्च का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, इन सभी का। ठीक है बच्चा, ठीक है। नालंदा इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है। आगे बात करते हैं, कई अन्य विहार, कॉलेज तथा निवास स्थान इस केंद्रीय संस्थान के अंतर्गत कार्य करते थे। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर कुछ विहार थे अलग से, कुछ अलग से कॉलेज थे, कुछ निवास स्थान थे, हॉस्टल्स जो बन जाते हैं, और कुछ केंद्रीय संस्थान थे, केंद्रीय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इसके अंडर में कार्य करते थे। many others monasteries, colleges and residence functional under this central institution। ठीक है। बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। कितनी हो गई? तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई। विक्रमशिला ऐसी देखने में लगती है या फिर कहे तो ऐसी दिखती है। देख लो। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में क्या बात करें जी? देखो, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र यानी कि विश्वविद्यालय था। नालंदा और विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों क्या हैं? एक क्वेश्चन यहां से तुम्हें मिल गया, पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। क्या क्या क्वेश्चन मिला यहां से? कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटियां किस काल में आती हैं? पाल वंश में। किसमें? पाल डायनेस्टी। किसमें? पाल वंश में। ठीक है। तो पाल वंश में ये आते हैं। ठीक है। और जो कि जगत प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। किसमें थे? पूरे वर्ष में प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर में जो विक्रमशिला है वो कहां है? बिहार के भागलपुर में क्या है? स्थित है। ठीक है जी। और वहां एक गांव है अंतिचक गांव। ठीक है। वहां है जहां विक्रमशिला थी और इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी, 7 नहीं है 8 है। ये क्या है? ये हिंदी में 8 है, इस तरह से वाला ये था। ठीक है। 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल बौद्ध शासक ने की थी। एक पाल राजा थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल, जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। ठीक है जी। यहां कुछ और पॉइंट हैं इसके बारे में, कुछ हिंदी में भी है। आगे देखो, हिंदी वाले परेशान मत होना बच्चे, यहां हिंदी वाले भी हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेंगे, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला, जो भी अभी पढ़ा है हमने, धर्मपाल ने इसको बनाया था। धर्मपाल। ठीक है। बात करते हैं दूसरा कि विक्रमशिला इज लोकेटेड इन भागलपुर, बिहार। ठीक है जी, ये पढ़ा था हमने अभी। ठीक है। बात करते हैं फाउंड ड्यूरिंग द 8th century पीरियड इन रेस्पॉन्स टू ए supposed decline in the quality of scholarship at नालंदा। ठीक है। आगे चलते हैं, बख्तियार खिलजी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी तक डिस्कस नहीं किया था मैंने, कि बख्तियार खिलजी destroyed the universities in the 12th century। क्या? इन द 12th century, यानी कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, डेस्ट्रॉयड कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को डेस्ट्रॉय किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी, दोनों को किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं ये वाले पॉइंट। आगे चलो, हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे फिर बच्चे।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है जी, भागलपुर बिहार में स्थित है। और अवधि के दौरान नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में पाया गया है। क्या? 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में पाया गया। यानी कि कह सकते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की जो भी छात्रवृत्ति मिलती थी ना, उसमें कुछ गिरावट आ गई थी। तो उसके ही अनुसार 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने दूसरी जगह, दूसरे विहार, दूसरे मठ की स्थापना की थी कि वहां छात्रवृत्ति में कुछ गिरावट है तो यहां आ जाओ, अब यहां पढ़ना शुरू करो। इसलिए इसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। यहां लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट मतलब एक कहा सुनी बात में। ठीक है, बात करते हैं बख्तियार खिलजी की कि बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, नालंदा को भी और इसको भी। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला बिहार के भागलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर एक प्राचीन स्थल है। यह छोटा शहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसे 8वीं शताब्दी ईस्वी के पाल राजा धर्मपाल के मार्गदर्शन में बनवाया था। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। अब ये बात आती है कि कहां स्थित है? गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। ठीक है जी, विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक शिक्षण केंद्र बन गया। यानी कि अगर तुमसे बात कहें कि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि मेडिसिन के लिए, मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है, तो कौन सी फेमस है? बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है? तक्षशिला। अगर तुमसे कहे तंत्र विद्या के लिए, तंत्र साधना के लिए, जादू मंत्र के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है? विक्रमशिला। ठीक है, तांत्रिक विद्या लिख रहा है ना, यहां देखो कहां है, कहां गया। तांत्रिक बौद्ध धर्म, जो तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है उसके लिए क्या फेमस है? विक्रमशिला। विक्रमशिला भारत में सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्थलों में से एक है, सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्थलों में से एक है और बिहार में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। क्या है? बिहार में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। ठीक है जी बच्चा, यहां तक आज हमने 3 यूनिवर्सिटी को कवर किया है, तक्षशिला को, नालंदा को और विक्रमशिला को। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, यूजेबल क्लास होगी, वैल्यूएबल क्लास होगी और तुम्हारे फायदे के लिए क्लास होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है पुरानी क्लास देखे बिना बिल्कुल ना जाएं। तो पुरानी क्लास देखें, बिल्कुल देखें, भूले नहीं, उसको जरूर देखें, बेस मजबूत करें, फिर यहां तक आएं तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये क्लास अभी लंबी चलने वाली है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हायर एजुकेशन कितनी क्लास चलेंगी? अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो वैदिक पीरियड से ही नहीं निकले हम, है ना। लंबी क्लास चलेगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपका जो कंटेंट होता है वो छोटा होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो मैंने छोटी कराई है। कम्युनिकेशन के मैंने बड़े बड़े टॉपिक लिए हैं, बस जो छोटे मोटे टॉपिक हैं उनको प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन की 5 क्लास में ही कंप्लीट कर दिया पूरी यूनिट। लेकिन जो रिसर्च है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। और फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने को मैं तैयार हूं। मैं पूरी तरह से पूरे मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस बशर्ते तुम्हें उसमें साथ देना पड़ेगा। ईमानदारी से तुम्हें भी क्लासें अटेंड करनी पड़ेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स तुम्हें कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।